नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन की, जिसे हमारे संविधान में आर्टिकल 324 के नाम से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान में 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर ये संविधान के अंदर दर्ज है तो अगर सवाल आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। साथ में इसके आर्टिकल 324 के बारे में हम बात करते हैं तो एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई भी सरकार कितने भी बहुमत में, कहीं लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से हो, राज्य में भी उनके आधे से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार हो, उसके बाद भी वो इलेक्शन कमीशन को डिसॉल्व नहीं कर सकते। सीधी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को विघटित या डिसॉल्व करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप इलेक्शन कमीशन को नहीं हटा सकते, जैसे कि आपने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया। इसी प्रकार आप इलेक्शन कमीशन को आप नहीं हटा सकते हो। ऐसा क्यों? इसको परमानेंट होने के लिए क्यों उसको बाध्य किया गया? क्योंकि ऐसा संभव था कि अगर कोई, जो कि आज का सिनेरियो है कि अगर मान लो कोई ए पार्टी अगर लोकसभा में पूर्ण बहुमत से है, राज्यसभा में भी उसके पास बहुमत है, राज्यों में भी उसके पास में आधे से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है, तो वो कुछ प्लानिंग, तो ये इलेक्शन कमीशन को हटाकर वो एक ऐसी व्यवस्था वहाँ पर ला सकते हैं जिससे कि भविष्य में वो एक ऑर्गेनाइजेशन उसी पार्टी के फेवर में काम करे, तो एक फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको एक परमानेंट बॉडी बनाने की ज़रूरत थी। इंडिपेंडेंट बॉडी की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो इसके मेंबर्स हैं, आप उनको हटा नहीं सकते। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली करता क्या है? ये सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है इलेक्शंस को। सीधी बात है, जो आप और हम लोग जानते हैं। जी, कौन से इलेक्शंस को? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस वक्त जो चुनाव हो रहे थे वो सारे के सारे कंडक्ट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कौन से चुनाव? पार्लियामेंट का चुनाव, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव। इतना ही है। इसी को याद करना है। यही संविधान की भाषा है और यही हमको याद करके एग्जाम में अगर आएगा तो लिख के भी आना है कि इट प्रोवाइड्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर बात आएगी कि सर पंचायत और म्यूनिसिपालिटी के चुनावों को कौन कराता है? तो आप सभी को याद होगा कि पंचायत और म्यूनिसिपालिटी हमारे संविधान में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 11th और 12th शेड्यूल के तौर पर ऐड किए गए थे। तो 92 में ही इसी के साथ में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप भाई पंचायत और म्यूनिसिपालिटी के चुनाव आप कंडक्ट कराइए। क्यों कराइए? क्योंकि आप बेहतर समझते हो अपने राज्य को और अपने राज्य की समस्याओं को। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराती है, वो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ही करवाता है। बात करते हैं इसे कंपोजिशन की। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो आज एक चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर काम करता है और उसके साथ में 2 इलेक्शन कमीशन साथ में काम करते हैं। मतलब कि 3 इलेक्शन कमीशन हमारे पास में आज के टाइम पे है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब 25 जनवरी 1950 को बना था तो 3 नहीं थे, तब केवल एक ही था। एक इलेक्शन कमीशन काम करता हुआ आया कब तक? 15 अक्टूबर 1989 तक। और 16 अक्टूबर 1989 को 2 इलेक्शन कमीशन और अपॉइंट कर दिए गए, जो कि केवल कुछ महीने चले। और जनवरी 1990 में उन 2 इलेक्शन कमीशन को हटा दिया गया और फिर उसके बाद में दोबारा अक्टूबर 1993 में 2 इलेक्शन कमीशन को इंक्लूड किया गया, जो कि आज तक चला आ रहा है। बार बार इसे कौन हटा रहा है? हटा क्यों रहे हैं? बढ़ा क्यों रहे हैं? और 89 में ऐसा क्या हो गया कि 2 बढ़ा दिए फिर हटा दिया? तो दोस्तों आपको याद होगा कि 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 विच वॉज कमेंस्ड ऑन 28 मार्च 1989, इससे हमारे वोटिंग की जो एज थी वो 21 से 18 साल कर दी गई थी। 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। तो ये जो 3 साल के जो वोटर्स बढ़े हमारे पास में, तो वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसके लिए वोटिंग पोलिंग कराने की व्यवस्था कराना, फिर ये नंबर ऑफ
पीपल बढ़ गए इसके अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करना काम बढ़ गया था। काम बढ़ गया तो उसको काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फंक्शनिंग स्मूथ काम करती रहे, इसके लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को और अपॉइंट किया गया। और फिर जब इलेक्शन हो गए, काम खत्म हो गया, तो उन दोनों को जनवरी 1990 में हटा लिया गया। लेकिन बाद में देखा कि नहीं, काम हो नहीं पा रहा है, उतना स्मूथली फंक्शन नहीं कर पा रही इलेक्शन कमीशन, तो उसके बाद अक्टूबर 93 में इसको 2 और करके उसको तय कर दिया गया फिलहाल। और कर कौन रहा है? ये सब राष्ट्रपति कर रहा है। संविधान में क्लियरली मेंशन है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि वो जब चाहे, जितने चाहे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है ज़रूरत के हिसाब से। आप उसको बढ़ा भी सकते हो, आप उसे कम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति ही उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। राष्ट्रपति ही चुनता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। जब दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो क्या ऐसा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़्यादा पावर है? ऐसा नहीं है। तीनों इलेक्शन कमिश्नर के पास सेम पावर है। इनकी सैलरी, पेमेंट, जो एमोलूमेंट जो भी है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। और केवल एक स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, इसके लिए इसको एक को चीफ इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास में कोई राइट है बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के डिसीजन को पलटने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई किसी बात पर अगर मतभेद होता है और वोटिंग होती है उनमें, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स ने किसी उसके फेवर में वोट किया है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में ऐसा कोई वीटो नहीं है कि वो उसको बदल सके। तो जैसा कि हमने बात कर ली थी अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट इसका राष्ट्रपति करता है। टेन्योर है इसका 6 साल या 65 साल की उम्र, जो पहले हो जाए। एक बार आपने उसको अपॉइंट कर दिया तो उसके बाद में 6 साल उसकी टेन्योर का टाइम है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले हो जाएगा आपको हटना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं अब इंडिपेंडेंस की, जो कि मैं पहले बोला था कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको इंडिपेंडेंस होना से बहुत ज़रूरी था। क्यों था इसको ज़रूरी? कि अगर सपोज करो कि ए पार्टी है, ए पार्टी ने अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप आने वाले चुनाव में हमारी मदद कीजिएगा, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने अगर उसकी मदद नहीं की या कर दी, जो भी कंडीशन हो, तो चुनाव जीतने के बाद में अगर उसने मदद नहीं की है और ए पार्टी ही सत्ता में आ गई, तो वो अगले दिन ही उसको वहाँ से हटा देगी या फिर उस पर कोई चार्जेस कर देगी। तो वो अपना ठीक तरह से वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा इलेक्शन कमीशन। तो इसके लिए इसका इंडिपेंडेंट उन्होंने ऐसे किया कि इसका टेन्योर जो था उसको फिक्स कर दिया कि 6 साल फिक्स हो गया। अब आप इसको हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति ने इसको चुना है, लेकिन राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता। जैसे कि गवर्नर के केस में होता है कि राष्ट्रपति गवर्नर को हटा देता है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो। लेकिन इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है, आप उसको नहीं हटा सकते। तो उसका मतलब ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल आदमी हो गया कि उससे कोई हटा ही नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल हटा ही नहीं सकते, आप उसको हटा सकते हो ठीक दूसरी तरह से, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो। एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करके किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, किस ग्राउंड पे? मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे। ये 2 ही ग्राउंड हैं दोस्तों, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इन 2 के ही आधार पर आप एक रेजोल्यूशन पास करोगे किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और अगर वो पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी से तो वो हट सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इसको मन से इसको हटा नहीं सकता। ये उसको एक सिक्योरिटी दी गई, हमने दी गई है। दोस्तों इसमें बात करेंगे कुछ फ्लॉज की, कुछ फ्लॉज कह लो या फिर कुछ मतलब अस्पष्टता कह लीजिए। जैसे कि इसमें कहीं संविधान में मेंशन नहीं किया गया कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, चाहे क्या वो लीगल से होगा या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड से होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव से लिया जाएगा या फिर जुडिशियल से लिया जाएगा। ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो एक तरह से ये राष्ट्रपति के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे आदमी का थोड़ा डगमगाने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद में या इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद में इनको किसी दूसरे पद को ग्रहण करने के लिए रोका नहीं गया। जैसे कि अगर आज कोई बंदा है, अगर वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो कोई भी किसी पार्टी से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करेगा जो सत्तारूढ़ पार्टी है। वो चाहेगा कि वो उससे बात करे और भविष्य में जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा, तो वो उसका ख्याल रखे। इसमें थोड़े से कुछ फ्लॉज हैं जो कि हमारे इसमें
उसमें क्लियर नहीं मेंशन किया गया है, तो इससे टाइम टू टाइम लोग उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। बात करते हैं इसके पावर्स की और फंक्शंस की। अब 3 तरह के पावर्स इसमें क्लियरली मेंशन किए गए हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हम लोग रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम लोग सब देखते हैं और लगभग हम सबको मालूम भी है क्या कि इलेक्शन कमीशन सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कि कितनी जो एक विधानसभा क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, एक लोकसभा क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, जो कि वेरी करता रहता है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम। ये इसको बदलने का काम, देखने का काम इलेक्शन कमीशन का ही है। एक इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज कराना सा काम है, पीरियडिकली इलेक्टोरल रोल को एक अमेंड करते रहना या उसको अपडेट करते रहना सा काम है कि जो क्वालिफाइड वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट के अंदर आया है कि नहीं आया है, जो लोग डेथ कर गए हैं उनका नाम लिस्ट से हटाया गया है कि नहीं हटाया गया, चुनाव की तारीखें बताना, शेड्यूल बताना, और जो नॉमिनेशन पेपर आता है उनको चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं है, वो जो बंदा नॉमिनेशन पेपर लेके आया है वो एलिजिबल है या नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसको चुनाव के जो चिन्ह होते हैं, इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, वो उनको प्रोवाइड करना, और अगर इस दौरान कोई लड़ाई हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व करना। ये सारी पावर हम रोजमर्रा की ज़िंदगी में देखते भी हैं और ये हम जानते भी हैं। बात आती है आगे की दो की, एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशन की। तो एडवाइजरी का मतलब ये है दोस्तों के अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या सिटिंग एमएलए है, अगर जैसे कि उसने सपोज करो, ये इस फॉर एन एग्जांपल कि अगर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने गेन कर लिया बनने के बाद में, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो उसको डायरेक्ट करेगा कि ये बंदा इन एलिजिबल है, इसको यहाँ से हटाइए। पोस्ट इलेक्शन के मैटर में भी ये एडवाइजरी जारी कर सकता है, तो इसलिए एक तरह से एडवाइजरी के रूप में भी काम करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस के चलते किसी को गिल्टी पाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर उसके समक्ष ले गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद इलेक्शन कमीशन से पूछेगी क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आता है, और आता है तो इसे डिस्क्वालीफाइड किया जाए या नहीं किया जाए, और किया जाए तो कितने समय के लिए किया जाए। तो ये एक तरह से बहुत पावर है इसके पास में, जैसे कि आपने देखा कि खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इनसे सलाह ले रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इलेक्शन कमीशन के बारे में। जब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक छोटी सी चीज़ है, ईवीएम का आजकल हम उपयोग करते हैं, तो इतना याद कर लीजिए कि सबसे पहले ईवीएम स्टेट ऑफ केरला में इसका उपयोग किया था 1992 में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। तो दोस्तों याद करने वाली बात है ये कि ईवीएम का पहला इस्तेमाल केरला में हुआ था 1982 में, और उसके बाद ऐसा जो पहला राज्य था जिसने पूरे जनरल असेंबली इलेक्शन में इसका उपयोग किया था वो था गोवा का 1999 में। और ये सब हम सब जानते हैं कि 2004 लोकसभा चुनावों से ईवीएम का उपयोग हर इलेक्शन में होता चला आ रहा है। तो दोस्तों ये था इलेक्शन कमीशन। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्राना।